जिया अपने ससुराल में नई नई दुल्हन बनकर दरवाजे के बाहर अपने पति के साथ खड़ी अंदर आने का इंतज़ार कर रही है। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल है। आज जिया भी बहुत खुश है कि उसके माता पिता उसके पसंद के लड़के से शादी करने के लिए राज़ी हो गए थे। जिया और रमेश एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। बड़ी मुश्किल से जिया ने अपने माता पिता को इस शादी के लिए राज़ी किया था। हालांकि लड़के में कोई कमी नहीं थी, बस जिया के माता पिता को एक ही चीज़ पसंद नहीं आती थी कि जिया का ससुराल बहुत ही छोटा है। उसके परिवार में सिर्फ सास ससुर ही हैं। उनका एक ही बेटा है रमेश, जबकि जिया के मायके में तो भरा पूरा परिवार है। 2 चाचा हैं, चाची हैं, एक ताऊ ताई हैं, 2 बुआ हैं, भरा पूरा परिवार है। 18 से 20 लोगों का जिया का संयुक्त परिवार है। जिया हमेशा से संयुक्त परिवार में ही रही है। जिया के पिता को लगता था कि हम अपनी बेटी के लिए भी एक ऐसा संयुक्त परिवार ढूंढेंगे जहां उसको मायके की कभी कोई कमी महसूस ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि घर में कोई बात करने के लिए नहीं है। लेकिन जैसे तैसे माँ की समझाने पर जिया के पिताजी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज जब शादी करने के बाद जिया अपने ससुराल की दहलीज पर बहू बनकर खड़ी है तो उसकी खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं है। उसकी सासू माँ सरला जी एक बड़ा सा थाल लाकर कहती हैं, आज तो मैं अपनी बहू की आरती उतारूंगी। आज मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मेरी बहू घर में आई है। खुशी के मारे सरला जी फूली नहीं समा रही हैं। दरवाजे पर खड़ी अपनी बहू की आरती उतारती हैं, शीशे में चेहरा देखती हैं। उसके बाद जिया का गृह प्रवेश होता है। शादी के 1-2 दिन में ही घर के सारे रिश्तेदार अपने अपने घर के लिए निकल गए। अब घर में सिर्फ जिया के सास ससुर और उसके पति ही हैं। जिया कहती है, रमेश, सभी लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? शादी में तो बहुत दिनों तक रुकते हैं, फिर आपके इधर कोई नहीं रुका। मेरी अभी घर पर मम्मी से बात हुई थी। मेरे इधर तो मेरी दोनों बुआ, फूफा जी, उनके बच्चे, मौसी सभी लोग रुके हुए हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक मैं पग फेरे के लिए उनसे मिलने नहीं जाऊंगी तब तक कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन इधर तो 2 दिन में ही सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। घर बहुत खाली खाली लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये शादी का घर है। हाँ जिया, मेरे पापा भी घर में अकेले थे। दादी बाबा के इकलौते बेटे थे और मैं भी अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। अब कोई ख़ास रिश्ते में तो थे नहीं, दूर दूर के रिश्ते के थे। वो चले गए। मम्मी के परिवार की 2 मौसियाँ थीं और परिवार के लोग थे। वो शादी अटेंड करके अपने अपने घर के लिए निकल गए। मेरी भी कोई भाई बहन नहीं है। अब तो तुम्हें छोटे परिवार में रहने की आदत डालनी होगी। शादी के 4 दिन तो जिया के ससुराल में फिर भी निकल जाते हैं। उसके बाद वो पग फेरे के लिए अपने मायके मम्मी पापा से मिलने के लिए आ जाती है। मायके में सलोनी के 2 दिन कैसे निकल जाते हैं उसे तो पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा परिवार है। आसपास चाचा चाची के घर हैं। सभी लोग जिया के पास बैठे रहते हैं, जिया से बातें करते हैं। कभी कभी चाचा के घर खाने पर जाना है तो कभी ताई के घर नाश्ते पर जाना है। यही सब चलता रहता है। 2 दिन बाद रमेश जिया को लेने के लिए आ गया। जिया भारी मन से अपने ससुराल आ गई। धीरे धीरे करके ससुराल के कामों को भी संभाल लिया। जिया के आने के दूसरे दिन ही सरला जी सुबह सुबह जिया के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाती हुई कहती हैं, अरे जिया, तुम अभी तक नहीं उठी हो? देखो तो सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक सो रही हो? मुझे तो 6:30 बजे तक चाय पीने की आदत है। जल्दी से उठकर नहाकर रसोई में आ जाओ। जिया हड़बड़ा कर उठी और रमेश से बोली, क्या रमेश, इतनी सुबह सुबह घर में उठना पड़ेगा? इतनी सुबह उठकर मैं करूँगी भी क्या? अरे जिया, तुम माँ के लिए चाय बनाकर आ जाओ, उसके बाद फिर आराम से अपने कमरे में आकर जो भी तुम्हें करना है करती रहना। जिया रसोई में जाकर अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाती है। उसके ससुर जी सुबह सुबह घूमने के लिए चले गए और वो तो लगभग 8 बजे तक घूम कर आते हैं, तो 8 बजे ही आकर अपनी चाय पीते हैं। सरला जी रसोई में आकर जिया को देखती हैं कि उसने तो कल के ही कपड़े पहने हैं। वो फिर से चिल्लाते हुए कहती हैं, ये क्या जिया, मैंने तुमसे कहा था कि रसोई में नहा कर आना। बिना नहाए रसोई में आने की इजाज़त नहीं है। तुमने सारी रसोई गंदी कर दी। अब मुझे पूरी सफाई करनी पड़ेगी। सासू माँ के गुस्से को देखकर जिया डर जाती है।
कहती है, माँ जी मेरे नहाने या ना नहाने से रसोई कैसे गंदी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ आपकी चाय बनाने के लिए आई थी और इतनी सुबह सुबह नहाकर क्या करूँगी, आराम से नहाऊंगी। अपनी बहू के मुंह से जवाब सुन कर के सरला जी गुस्से से लाल होकर कहती हैं, बहू ये तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ तुम अपने हिसाब से सब कुछ करो। ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने इस घर के कुछ नियम कानून बनाए हैं जिनको तुम्हें मानना पड़ेगा। अब तुम जाकर के नहा लो और आइंदा से ध्यान रखना कि रसोई में बिना नहाए प्रवेश मत करना। ससुराल में नई नई आई जिया अपनी सास के गुस्से को देख करके डर जाती है। कमरे में आकर रमेश से कुछ कहती, लेकिन रमेश तो अभी तक चादर तान कर सो रहा है। जिया चुपचाप से नहाने के लिए चली गई। नहा कर आई तो फिर उसने अपने लिए, ससुर जी के लिए, रमेश के लिए चाय बनाई। उसके बाद खाने की तैयारी करने लगी। खाने में जिया ने फिर से आलू गोभी की सब्ज़ी निकाल कर बना दी और साथ ही तुअर की दाल बना दी। जिस समय जिया रसोई में खाना बना रही थी उस समय जिया के सास अपने कमरे में बैठी रामायण का पाठ कर रही थी। जैसे ही उन्हें सब्जी छौंकने की खुशबू आती है वो अपने पाठ को जल्दी से पूरा करके रसोई में आकर कहती हैं, जिया क्या कर रही हो। माँ जी मैंने सब्जी बना ली है और दाल भी चढ़ा दी है, बस रोटियाँ बनानी बाकी है। क्या तुमने मुझसे बिना पूछे ही सब्जियाँ बना ली, मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या सब्जी बनेगी। क्या मेरी इस घर में अब इतनी भी इज्जत नहीं है कि बहू मुझसे सब्जी पूछ कर बनाए। एक ही दिन में 2 बार अपनी सास माँ की डांट खाकर सलोनी को इतना तो समझ में आ गया था कि उसकी सास बहुत ही गुस्से वाली और तेज़ तर्रार है। उनके सामने घर में किसी की नहीं चलती थी। ना ही तो ससुर जी कुछ बोल पाते, ना ही रमेश कुछ बोलता है। धीरे धीरे समय निकलता गया। पूरा 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में कितनी बार जिया ने अपनी सासू माँ से डांट खाई थी। सरला जी सबका खाना हो जाने के बाद रात में एक प्लास्टिक के कटोरे में 1 कप दूध और उसमें 1 कप पानी मिलाकर 2 रोटियां डाल देती थी और छत पर ले जाती। अगर कभी जिया की नज़र अपने सासू माँ की तरफ पड़ जाती है तो सासू माँ उस दूध के कटोरे को अपने साड़ी के पल्लू से छुपाकर सीढ़ियों पर चढ़ती हुई छत पर चली जाती। कई बार सलोनी का मन हुआ कि अपनी सासू माँ से पूछ ले कि आखिर वो छत पर किसके लिए खाना ले जाती है, और वो भी इतना रूखा सूखा। हो सकता है पक्षियों को डालने के लिए ले जाती हूँ। यही सोचकर सलोनी ने अपने मन को समझा लिया, क्योंकि सासू माँ से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अगर सासू माँ से कुछ पूछेगी तो पता नहीं वो क्या कहेंगी, वो कहीं गुस्सा ना करें। एक दिन सरला जी पास में ही बांके बिहारी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए गई हुई थी। जिया हाल में साफ सफाई का काम कर रही है। तभी उसे ऊपर छत से किसी के कराहने की आवाज़ आई। उसे ऐसे लगा जैसे छत से कोई बुला रहा हो, आवाज़ दे रहा हो। जिया अपने काम को छोड़कर छत पर जाने के लिए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। जिया 3 से 4 सीढ़ियाँ चढ़ ही पाती है कि तब तक उसकी सास सरला जी घर आ गई। जिया को छत पर जाते हुए देखकर घबराकर उनके हाथ से प्रसाद का डिब्बा छूट गया और वह जिया का हाथ पकड़कर धड़ धड़ नीचे ले आई। चिल्लाती हुई बोली, तुम्हें ऊपर जाने की क्या ज़रूरत थी। अभी तुम नई नवेली हो, घर में 2 महीने भी नहीं हुए हैं और छत पर जाने लगी। घर में नीचे आराम से रहो, छत पर या घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, और मुझसे बिना पूछे तुम छत पर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जो उसकी सासू माँ इतना गुस्सा हो रही है। अरे अपने घर में छत पर ही तो जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन सरला जी जिया से कहती हैं, बहू मुझे 2 दिन के लिए अपने मायके जाना है, मेरे भतीजे की शादी है। तुम आराम से नीचे ही रहना, छत पर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सुनो जी, तुम जरा पास की ही दुकान से 1 पैकेट ब्रेड ले आओ, मुझे ऊपर वाले कमरे में रखना है। जिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसकी सासू माँ रोज़ रोज़ छत पर खाना लेकर क्यों जाती हैं। आखिरकार छत पर है कौन जिसके लिए वो खाना ले जाती हैं, और अब 2 दिन के लिए मायके जा रही हैं तो ब्रेड का पैकेट मंगवाया है छत पर रखने के लिए। मन ही मन जिया सोचती है, सासू माँ को जाने दो, उसके बाद मैं ज़रूर पता लगा कर रहूँगी कि आखिर छत पर स्टोर रूम में ऐसा क्या राज है जहाँ पर सासू माँ मुझे जाने से मना करती हैं। आखिर कौन है उधर। अगले ही दिन सरला जी अपने मायके के लिए निकल गई। रमेश भी अपने ऑफिस चला गया और ससुर जी अपने कमरे में लेटकर आराम कर रहे हैं। मौका पाते ही जिया दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छत पर पहुंच गई।
छत के कोने में एक स्टोर रूम बना है। धीरे धीरे जिया कमरे के पास पहुंची तो जिया के पैरों की पायल की आवाज़ सुनकर कमरे के अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है बाहर? जिया पहले तो उस आवाज़ को सुनकर डर गई। उसे चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। खिड़की से झांक कर देखा तो उसे कमरे के अंदर कोई भी नज़र नहीं आया। चारों तरफ घर का सामान भरा हुआ था। एक तरफ कूलर रखा हुआ था, एक तरफ टूटा हुआ पंखा और पलंग पड़ा था। घर के मटके और भी पता नहीं क्या क्या सामान था जो उस कमरे में भरा पड़ा था। उस कमरे में एक चारपाई बिछाने तक की जगह नहीं थी। जिया को लगा कि शायद कमरे में कोई नहीं है। वो वापस से जाने लगी। पीछे से कमरा ठकठकाने की आवाज़ आई। जिया मुड़कर वापस कमरे की तरफ गई। धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला जिसकी कुंडी बाहर से ही बंद थी। कमरे का नज़ारा देखकर जिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस स्टोर रूम के एक कोने में फटी सी दरी बिछी हुई है। उस दरी पर एक ही कंबल रखा है। दरी के कोने में जीर्ण शीर्ण काया के एक दादाजी बैठे हुए हैं, जिनको देखने से लग रहा है कि वो कम से कम 80 बरस के तो होंगे ही। पेट पिचक कर आंतों से मिल गया है। हाथों पर ऐसे लग रहा है जैसे कि चमड़ी की एक परत चढ़ा दी हो, बाकी हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही हैं। दादाजी का शरीर काँप रहा है। जिया को देखकर वो दादाजी भी डर जाते हैं। जिया हिम्मत करके पूछती है, आप कौन हो और इस कमरे में ऊपर बंद क्यों हो? पहले तो वो दादाजी कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपने हाथ से इशारा करते हैं, तुम जाओ इस कमरे से और कमरे को बंद कर दो। जिया इतना तो समझ जाती है कि उसकी सासू माँ जो दूध रोटी पानी मिला कर लाती थी वो शायद इन्हीं के लिए लाती थी। जिया कहती है, आप चिंता मत करो, मैं तो इस घर की बहू हूँ, कोई पराई नहीं हूँ। मैं अभी 2 महीने पहले से ही इस घर में ब्याह कराई हूँ। मैं इस घर के बेटे रमेश की पत्नी हूँ। लेकिन आप कौन हैं? रमेश की पत्नी सुनकर दादाजी के आंखों में आंसू आ गए और फपक फपक कर रोने लगे। बेटा, मैं रमेश का दादाजी हूँ। दादाजी हैं? सुनकर जिया के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। आप दादाजी हैं तो इधर कमरे में क्यों बंद हैं? आप हम सबके साथ नीचे क्यों नहीं रहते हैं? बेटा, मेरी बहू को पसंद नहीं है कि मैं नीचे रहूं। मुझे बहुत समय पहले दमा की बीमारी हुई थी। मेरी दमा की बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन मेरी बहू सरला को छुआछूत की बीमारी है। उसने मुझे ऊपर छत पर स्टोर रूम दे दिया कि तुम अब इधर ही रहोगे। तुम्हें दमा की बीमारी है, नीचे खांस खांस कर बीमारियां फैलाओगे और हम सबको भी बीमार कर दोगे। बहू ने मुझे स्टोर रूम में डाल दिया। मेरा खाना भी ऊपर छत पर दे जाती है। मैं तो पूरे 6 महीने से नीचे नहीं गया हूँ। बहू भर पेट खाना भी नहीं देती है। मैंने अपने बहू से कितनी बार हाथ पैर जोड़े हैं कि बहू मुझे नीचे ले चल, मेरा तो इधर इस छोटे से कमरे में दम घुटता है, लेकिन बहू सुनती ही नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ कहूँ तो मुझे थप्पड़ भी मारती है। अपनी सास के ऐसे कारनामे सुनकर जिया के आंखों में आंसू आ गए कि उसकी सास अपने बूढ़े ससुर के साथ ऐसा भी कर सकती है। और दादाजी, पापा जी और रमेश माँ से कुछ नहीं कहते हैं। बहू, उन दोनों की तो कुछ चलती ही नहीं है। दोनों को तुम्हारी सास ने अच्छे से डांट कर रखा है कि अगर कोई भी उनसे जाकर मिलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार मेरा बेटा मुझसे मिलने आया था तो तुम्हारी सास ने घर में बहुत कलह किया और तो और अपने मायके चली गई। इसीलिए सरला के डर से कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता है। मैं तो भगवान से कितनी बार विनती कर चुका हूँ कि मुझे अब इस दुनिया से उठा ले, मुझे नहीं जीना। अब मुझसे ऐसी ज़िंदगी नहीं जी जाती है, लेकिन क्या करें, भगवान है कि सुनते ही नहीं हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाली जिया को दादाजी की यह हालत झकझोर कर रख देती है। वो मन ही मन सोच लेती है कि वो दादाजी को नीचे सबके साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे सब मान जाए, और साथ ही साथ अपनी सास को भी सबक सिखा कर रहेगी जो उन्होंने इतने दिनों से दादाजी के साथ किया है। जाते जाते जिया दादाजी से एक सवाल और पूछती है, मेरी शादी के समय इतने सारे मेहमान आए थे तो आपने उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा कि आपकी बहू आपके साथ इस तरह से व्यवहार करती है? बेटा, शादी के समय तो तुम्हारी सास ने मुझे सरकारी अस्पताल में 4 दिनों के लिए भर्ती कर दिया था और घर में सबको ये बोल दिया था कि उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने भर्ती किया है। जिया नीचे से अपने दादाजी के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाई। अपने हाथों से उनको खाना खिलाया। दादाजी के हाथ अपने आप ही जिया के सर पर आशीर्वाद देने के लिए बढ़ गए। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। जब तक सरला जी घर पर नहीं आई तब तक जिया ने अपने दादाजी की खूब सेवा की
और उनको भरपेट खाना खिलाया। 2 दिन बाद सरला जी अपने मायके से आ गई। शादी की भाग दौड़ की वजह से सरला जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सर्दी जुकाम हो गया। घर पर बहू से कहा कि काढ़ा बना दो। काढ़ा पीने के बाद तो उनकी खांसी एकदम से सूख गई और ऐसी खांसी आती कि वो खांस खांस कर दुहर हो जाती थी। अपनी सासू माँ की ऐसी खांसी देख करके जिया शाम के समय अपनी सासू माँ के कमरे में गई और उनको उसी प्लास्टिक के कटोरे में 1 कप दूध और 2 रोटियां और उसी में 1 कप पानी डालकर ले गई। पास में ही ससुर जी भी बैठे थे। जिया जब अपनी सास के पास दूध रोटी लेकर के गई और सरला जी ने देखा कि बहू तो उसी कटोरे में दूध रोटी लेकर के आई है जिस कटोरे में वो अपने ससुर को खाना देती हैं। सरला जी अपनी बहू पर चिल्लाती हुई कहती हैं, जिया तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस प्लास्टिक के कटोरे में मुझे दूध रोटी देने की? क्या समझ रखा है मुझे? क्या मैं इंसान नहीं, कोई पालतू जानवर हूँ जो पानी दूध मिलाकर रोटी दे रही हो? जिया विनम्रता से कहती है, अरे माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप इतना खास रही थी कि अगर घर के बर्तनों में आपको खाना दूंगी तो हम सबको भी बीमारियाँ लग जाएंगी। दरअसल इन 3 महीनों में अपनी सासू माँ की छुआछूत की बीमारी से जिया भी परेशान हो गई थी। इसीलिए अब उसने सासू माँ की तरकीब से ही उन्हें सबक सिखाने की सोची। अच्छा, मुझे क्या हुआ? जरा सी खांसी हुई है, उसमें ही तुम सब बीमार हो जाओगे? हाँ माँ जी, आपके खांसने से पूरे घर में वायरस फैल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाइए, नीचे सबको बीमार ना कर दे। जिया की इतनी बात सुनकर सरला जी अपनी चारपाई से उठी और जिया को एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जिया ने अपने सासू माँ का हाथ पकड़ लिया और सरला जी जिया की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा भी नहीं पा रही थी। जिया कहती है, माँ जी, ये गलती दोबारा मत कर देना। आगे से सोच समझकर बात करना। मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पास में बैठे हुए जिया के ससुर को भी आज थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि सरला को कोई तो जवाब देने वाला मिला, क्योंकि अभी तक तो वो अपनी पत्नी से बहुत डरते थे, या ये कहिए कि घर की शांति के लिए चुप हो गए थे। जिया अपने ससुर और अपने पति रमेश से बात करती है और अपनी सासू माँ को ठीक करने के लिए एक प्लान बनाती है। उस प्लान के मुताबिक अगले दिन ही रमेश और जिया सरला जी से कहते हैं, माँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे डर लगता है कहीं मैं भी आपकी वजह से बीमार ना हो जाऊं, इसलिए मैं और जिया इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं। आप इस घर में आराम से रहिए, हम इस घर में नहीं रह सकते हैं। पीछे से जिया के ससुर जी भी कहते हैं, हाँ बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारी सासू माँ की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, मैं अगर उनके साथ कमरे में रहूँगा तो मैं भी बीमार पड़ जाऊँगा। तीनों लोग अपना अपना सामान पैक करके बाहर आंगन में रख लेते हैं। तभी जिया ऊपर छत पर अपने दादाजी को लेने के लिए चली गई। जिया को छत पर जाते हुए देखकर सरला जी उसको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नाकाम रही। जिया उधर से दादाजी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई। नीचे अपने ससुर को देखकर सरला जी दंग रह गई। उसे लगा कि बहू को तो उनकी सारी असलियत पता चल गई है कि मैं अपने ससुर के साथ क्या करती हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ वही व्यवहार कर रही है जो मैंने अपने ससुर के साथ किया है। और सच में जिया अपने दादाजी, अपने पति और ससुर जी को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। 2 दिन बाद ही सरला जी का रोते गिड़गिड़ाते हुए फ़ोन आता है, बहू, तुम वापस आ जाओ, मुझे अकेले इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम सब इस घर से चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूँगी। वो अपने पति को भी फ़ोन करती हैं और कहती हैं, आप घर पर आ जाओ, आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, मैं कैसे रहूँगी तुम सबके बिना। क्यों सरला, आज तुम्हें अकेले अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? आज तो तुम्हें अकेले रहते हुए सिर्फ 2 दिन ही बीते हैं और तुम इस बात को कैसे भूल गई कि तुम 6 महीने से मेरे पिताजी को कमरे में अकेला रख रही हो। ना वो किसी से बात कर पाते हैं, ना किसी से मिल पाते हैं, ना ही उन्हें भरपेट खाना देती हो, तो उन्हें कैसा लगता होगा, ज़रा खुद सोच कर देखो। अगर तुम्हारे साथ भी तुम्हारी बहू ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। बहू भी 2 टूक जवाब दे देती है, माँ जी, मैं घर में तभी आऊँगी जब आप पूरे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी।
क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी वजह से हम सब बीमार पड़ जाएंगे। ऊपर अकेले कमरे में रहने की बात से ही सरला जी डर जाती हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने अपने ससुर जी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तबीयत ठीक होते ही भागी भागी बहू के मायके पहुँच गई। सबसे पहले वो अपने ससुर जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती हैं। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। अब हम घर में सब लोग एक साथ रहेंगे। आप भी हमारे साथ नीचे ही कमरे में रहेंगे। हम आपको ऊपर नहीं रखेंगे। बस आप लोग हमारे साथ चलो। जिया भी यही चाहती थी कि उसकी सासू माँ दादाजी से अपनी गलती की माफ़ी मांगे। जब उसकी सासू माँ अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती हैं तो जिया को देखते ही सरला जी उसके पास जाती हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती हैं। जिया अपनी सासू माँ को गले लगाकर कहती है, माँ जी आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिससे माफ़ी मांगनी थी मांग ली है। मैं तो कभी अपने परिवार से अलग रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही संयुक्त परिवार में ही रही हूँ और मेरे ससुराल में तो वैसे भी गिने चुने 5 लोग हैं। उसमें भी अपने दादाजी को ऊपर कमरे में इतने महीनों से बंद किया है, यही मुझे अच्छा नहीं लगा था। अब जब आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है तो फिर हम सब घर चलने के लिए तैयार हैं। अब जिया के दादाजी अपनी बैठक में आराम से रहने लगे हैं। जिया सुबह सुबह गरम गरम चाय नाश्ता अपने दादाजी को बैठक में पहुंचा देती है। कमरे में ही उनके लिए एक टीवी लगा दिया है, जिससे वो देश दुनिया की खबरें सुनते रहते हैं। 4 लोगों को आते जाते देखते हैं। कुछ दिनों में जिया की सेवा से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और अपनी पोता बहू को भर भर कर आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तू हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, ये बात सच है कि घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग बीमार होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें अलग कमरे में डाल दें, उनसे बात ना करें, उनका खाना अलग कर दें। अरे बीमारी में तो उन्हें हमारी और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है, हमसे बात करने की ज़रूरत होती है। अकेलेपन में तो आदमी वैसे भी आधे से ज़्यादा बीमार हो जाता है। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उनके साथ थोड़ा सा समय निकाल कर बातें करिए। देखिए उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी उनके साथ बैठकर कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।